राजकुमार कहता है, क्या जहर? मास्टर राजकुमार को चादर देते हुए कहता है, आप थोड़ी देर यहाँ पर मेरा इंतजार कीजिए। युवराज कृपया होश में रहिएगा। राजकुमार मास्टर की तरफ देख रहा था और मास्टर दरवाजे के पास पहुंच चुका था, पर राजकुमार की नजरें धुंधली हो रही थी। राजकुमार मन में कहता है, मुझे माफ कर दो, पर मुझे नहीं लगता मैं इससे ज्यादा होश में रह पाऊंगा। राजकुमार बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद राजकुमार अभी भी बेहोश है। उसे कपड़े पहना दिए गए हैं, अच्छे से चादर दी गई है, पर राजकुमार को गुदगुदी महसूस होती है जैसे उसके होठों पर दवा लगती है, इसलिए वो मुंह फेर देता है। उसे खांसी आ जाती है जिस कारण दवा बाहर निकल आती है। एक हाथ से राजकुमार का सर पकड़ने के बाद एलिफ उसे फिर से दवा पिलाते हुए कहता है, आपको इसे बाहर नहीं निकालना युवराज, ये जहर का तोड़ है, इसे पूरा पी जाइए, एक एक बूंद। राजकुमार दवा पीने के बाद जब आंखें खोलता है तो मन में कहता है, ये कौन है? मास्टर है क्या? नहीं, ये मास्टर नहीं है। एलिफ को पहचानने के बाद राजकुमार उससे पूछता है कि मास्टर कैसा है? एलिफ कहता है, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि वो जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना सुनते ही राजकुमार एकदम से घबराकर उठकर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? क्या दवा लेने के बाद भी उसकी हालत गंभीर है? एलिफ कहता है, नहीं, उन्होंने अभी तक दवा नहीं दी। ये बात सुनकर राजकुमार को एकदम से झटका लगता है। वो कहता है, क्या? पर क्यों? एलिफ कसकर दवा की शीशी को मुट्ठी में मीच देता है और कहता है, हमारे पास केवल एक व्यक्ति के लिए ही दवा थी और वो अभी अभी हमने आपको दे दी। मास्टर ने हमें यही आदेश दिया था। मैनन दवा लेने के लिए गया है, हम बस अब सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। युवराज, मैं चलता हूँ, आपको आराम करना चाहिए। राजकुमार चिल्लाकर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हम दोनों को आधी आधी दवा भी तो दे सकते थे। एलिफ तुरंत पीछे घूमकर राजकुमार की तरफ देखता है, बेहद गुस्से से। वो कहता है, क्योंकि इस तरह से कोई फायदा नहीं होता, केवल दवा व्यर्थ होती, आप दोनों की जान नहीं बच पाती। राजकुमार बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। वो एलिफ की तरफ देख भी नहीं रहा था। वो चिल्लाकर कहता है, पर फिर भी यहीं पर वो चुप कर जाता है और मन में कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? अभी अभी तुमने जो भी किया मेरे साथ, वो क्या था? क्या तुमने सच में मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली? क्या तुम इसे सौदा कहते हो? नहीं, ये सौदा कैसे हो सकता है? ये सब कुछ और कुछ नहीं, केवल अंधा स्नेह है, अंधा प्रेम है। राजकुमार में उठने की क्षमता नहीं थी। वो लड़खड़ाते हुए उठ रहा था तो एलिफ ये देखकर कहता है, युवराज जी, आप क्या कर रहे हो? राजकुमार कहता है, मुझे मास्टर के पास लेकर चलो। एलिफ कहता है, युवराज, मुझे लगता है कि आपको आराम करना। राजकुमार पूरे अपने रुबाब के साथ गंभीरता से कहता है, ये मेरा आदेश है, मुझे लेकर चलो। एलिफ हार मानते हुए कहता है, जी युवराज, जैसी आपकी इच्छा। राजकुमार का शरीर कांप रहा था और वो मन में कहता है, तुम मर नहीं सकते, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, ये मुझसे सहन नहीं होगा। मास्टर बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था और राजकुमार उसके पास अपनी शाही पोशाक पहनकर इंतजार कर रहा था। राजकुमार के अपने शाही कपड़े पहनने की वजह थी कि वो अदालत लगाने वाला है और जल्द ही उसकी अदालत में आरोपी को पेश कर दिया जाता है। सैनिक मर्क्यूस वेमाउथ को लेकर आते हैं। मर्क्यूस घबराया हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सैनिक उसे राजकुमार के सामने जमीन पर बिठा देते हैं। मर्क्यूस कहता है, युवराज, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या है? राजकुमार बेहद गंभीरता से कहता है, किसी ने मुझे और मेरे मंगेतर को जहर देकर मारने की कोशिश की है। ये बात सुनते ही मर्क्यूस को सब समझ में आ जाता है। वो कहता है, क्या? हे भगवान, किसाद के किले में भला ऐसा कोई कैसे कर सकता है? किसमें इतनी हिम्मत के इतना बड़ा काम कर दे? इससे आगे कि मर्क्यूस कुछ कहता, सैनिक उसे जमीन पर लिटा देते हैं। तो आखिरकार मर्क्यूस को जो समझ में आया था वो घबरा कर कह ही देता है, क्या आपको मुझ पर शक है? राजकुमार कहता है, हमारे पास केवल जहर को तोड़ने के लिए एक जाने के लिए ही दवा थी, सो मैंने दे दी। तो अब हालात ये हैं कि मेरे मंगेतर की जान जिंदगी और मौत के बीच में लटक रही है। चलो अब सच सच बता दो, क्या वो तुम थे जिसने हमें जहर दिया? मर्क्यूस तुरंत जमीन से अपना सर उठाकर कहता है, बिल्कुल नहीं युवराज, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राजकुमार कहता है, चलो फिर ये बताओ किसने किया? मर्क्यूस कहता है, युवराज, सच में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो हर कीमत पर मैं दोषी को ढूंढकर आपके सामने पेश कर दूंगा। राजकुमार कहता है, तुमने कहा थोड़ा समय, आखिर ये थोड़ा समय कितना समय है? आखिर तुम्हें कितने समय की जरूरत है? मर्क्यूस घबराया हुआ था। वो सच में नहीं बता सकता था कि आखिर उसे कितने समय की जरूरत है। राजकुमार कहता है, ठीक है, मैंने तुम्हें थोड़ा समय दिया, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे इन शब्दों की अहमियत तब तक है जब तक वो जिंदा है, पर अगर वो मर गया
तो उसके साथ साथ मैं किसाद के किले में मौजूद हर एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दूंगा। मर्क्यूस घबराकर अपने लोगों के लिए जान की भीख मांगता उससे पहले ही राजकुमार उसे ले जाने का आदेश दे देता है। मर्क्यूस चिल्लाता रहता है और सैनिक उसे खींचकर बाहर ले जाते रहते हैं, पर उसकी कोई नहीं सुनता। वो कहता है, युवराज कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। दोषी को ढूंढने की मैं हर संभव कोशिश करूंगा, तो कृपया मेरे लोगों को। इतने में दरवाजा बंद हो जाता है और मर्क्यूस की आवाज भी, पर राजकुमार चौंक जाता है जब उससे मास्टर के खांसने की आवाज आती है। मास्टर के मुंह से खून आ रहा था। राजकुमार उससे कहता है, तुम उठ गए, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? एक बार फिर से मास्टर खून की उल्टी कर देता है। क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? मास्टर राजकुमार की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, युवराज आपके चेहरे पर खून लग गया। राजकुमार बहुत ही भावुक होकर मास्टर का हाथ पकड़ लेता है और मास्टर फिर से बेहोश हो जाता है। राजकुमार के हाथ में मास्टर का बेजान हाथ था। राजकुमार उसके हाथ को अपने चेहरे पर लगाकर मन में कहता है, मैं भगवान से कभी कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। इस सब के पीछे जो कोई भी है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुबह हो चुकी है पर राजकुमार अभी भी सो रहा है। वो मास्टर के बेड के पास बैठा बैठा ही सो गया। पर जैसे ही राजकुमार का सर मास्टर से जाता है, राजकुमार की नींद खुल जाती है। वो एकदम से उठकर कहता है, तुम कब से जाग रहे हो? क्या तुम्हें अब ठीक महसूस हो रहा है? राजकुमार को जवाब देने की जगह मास्टर सवाल पूछता है, क्या आप कल रात यहीं पर इसी तरह से सोए थे? राजकुमार भी उत्तर देने की जगह सीधा जाकर मास्टर को कसकर गले लगा लेता है और भगवान का धन्यवाद करता है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम बिल्कुल ठीक हो। पहले तो मास्टर को राजकुमार के इस व्यवहार से थोड़ी हैरानी होती है, पर फिर वो भी थोड़ी खुशी और संतुष्टि महसूस करता है और सवाल जवाब छोड़कर राजकुमार को वो भी गले लगा देता है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद राजकुमार को एकदम से याद आता है, तो वो मास्टर को कसकर धक्का दे देता है। अगर हम लोग ऐसे ही रहे तो मेरे छाप की प्रतिक्रिया होगी। तो जो हाथ राजकुमार ने मास्टर के सीने पर लगा रखा था उसे दूर धकेलने के लिए मास्टर उस हाथ को पकड़ता है और कहता है, युवराज जब आप इस तरह से व्यवहार करते हो तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हो। राजकुमार का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, पर दांत पीसते हुए वो कहता है, सच में चमत्कारी तरीके से उठने के बाद तुम सबसे पहले ये बकवास करोगे? मास्टर राजकुमार के हाथ पर किस करता है और कहता है, आपने इसे बकवास क्यों कहा? राजकुमार कोई उत्तर नहीं देता, बस अपनी नजरें चुरा लेता है। मास्टर पूछता है, मैं कितने समय से बेहोश हूँ? क्या आपने अपराधी को पकड़ लिया जिसने हमें जहर देने की कोशिश की? राजकुमार कहता है, नहीं, अभी नहीं। मुझे पता चला कि मर्क्यूस और ड्यूक एक दूसरे के संपर्क में हैं। वो एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, पर कहीं पर भी जहर का कोई जिक्र नहीं। फिलहाल अभी के लिए हम ड्यूक अमेंड्रस पर कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते। मास्टर कहता है, तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस सब के पीछे आपको ड्यूक का हाथ लगता है? राजकुमार कहता है, मर्क्यूस नहीं हो सकता। हमें जहरीली वाइन भेजने के बाद चैन की नींद सोना नामुमकिन है, तो हो न हो ये अमेंड्रस का ही काम है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो गया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।